हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन द लर्न विद डिटर्मिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये टॉपिक सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी कंज्यूमर हैं, हम सभी मार्केट से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो इसलिए ये हमारा हक है जानना कि हमारे पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है एज अ कंज्यूमर, ताकि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, उसको सेफ रख पाए। ओके, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दो है। एक 1986 में पास किए गए थे और 2019 में इसको अमेंड किया गया था। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल में जानेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। और इसको जानने के बाद एज अ कंज्यूमर यू विल बी एबल टू नो अबाउट योर राइट्स एंड हाउ कैन यू यूज दीज राइट्स in order to protect your interest. Okay, so let us start. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट किया गया था 1986 में। ओके, किस लिए इनैक्ट किया गया था? जब भी कोई लॉ बनाए जाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, कोई ना कोई पर्पस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पीछे क्या पर्पस थे? ताकि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और इफेक्टिव तरीके से सेफगार्ड किया जाए। किसको? कंज्यूमर्स, यानी वो लोग जो मार्केट से प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। हम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, सेफगार्ड किया जा सके। इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में पास किया गया था। ओके, और हम लोगों को किससे बचाया जाएगा? अनफेयर डीलिंग्स, ताकि हमारे साथ कोई भी गलत तरीके से डील ना हो, ना ही हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो, यानी ना ही हमारे साथ कोई गलत कर पाए। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें 6 टाइप ऑफ राइट्स दिए जाते हैं। ये जो यहाँ पे मेंशन है 6 टाइप ऑफ राइट्स। सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाई एनी प्रोडक्ट, it is responsibility of shopkeeper, shop owner to ensure the product is safe for you। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो ये शॉप ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि जो भी सामान वो कंज्यूमर को बेच रहे हैं वो सामान सेफ है कि नहीं, ये कंज्यूमर को एंश्योर कराए, ये कंज्यूमर को यकीन दिलाए। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के पैकेट में हर तरह का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, लाइक कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट क्या है, इसमें क्या क्या कहाँ से बनाए गए हैं, कहाँ पे ये मिलता है, फर्स्ट FSSAI का स्टैम्प रहता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो हमें ये यकीन दिलाती है कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं बिल्कुल सेफ है हमारे लिए। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होता है। राइट टू चूज का मीनिंग होता है अगर हम किसी शॉप में जाते हैं तो शॉप में कई वैरायटीज अवेलेबल होते हैं, तो शॉप वाले या मॉल वाले कोई भी हमें मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप 2 लें, 4 लें, 5 सामान लें। हमारे पास ये राइट होता है कि हम अपनी मर्जी से क्या करें, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को खरीदे। कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं राइट टू रिप्रेजेंट एंड राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मीनिंग होता है अगर हम शॉप ओनर को अपनी बातों को समझा रहे हैं, यानी कुछ पूछ रहे हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये शॉप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो मुझे सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, हम जो पूछ रहे हैं वो मेरे बातों का जवाब दे। नेक्स्ट आते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को हम जाते हैं शॉप ओनर के पास। अगर वो प्रॉब्लम बता रहे हैं तो ये शॉप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। दैट इज कॉल्ड राइट टू सीक रिड्रेसल। हमें अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने का हक है। नेक्स्ट आते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मीन्स होता है ये शॉप ओनर की, यानी जो कंपनीज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को अवेयर कराए कि क्या क्या रेमेडीज, यानी कि क्या क्या सॉल्यूशन एज अ कंज्यूमर आपके पास अवेलेबल है। ये अवेयर कराना हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, उसके बाद ये क्या बोल रहा है? इट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है ये एक ब्रॉड लेजिस्लेशन है, ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जिसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स इंक्लूडेड है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स है वो सब इसी एक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाते हैं। अब देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होगा। गुड्स का मतलब होता है वो सारी चीजें which are manufactured or produced and sold to consumers through wholesalers and retailers।
गुड्स वो सारी चीजें होंगी जिन्हें या तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है और कंज्यूमर्स को बेचा जाता है किसके थ्रू, या तो होलसेलर्स डायरेक्ट बेचा जाता है या रिटेलर्स किसी को बेच दिया जाता है, वो फिर कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं। तो वो सारे गुड्स कहलाएंगे। सर्विसेज आर इन द नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट। ये सारे जो कैटेगरी है, ये सारे कैटेगरी आते हैं सर्विसेज में। ओके, सो एज अ होल इसमें क्या बता रहा है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट किया गया था, ये लॉ बनाया गया था 1986 में। इसके पीछे क्या मकसद थे, ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनके साथ किसी भी तरह का अनफेयर डीलिंग्स ना हो, उनको हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। और इस मकसद के लिए क्या किया, कानून ने हमें 6 तरह के राइट्स दिए, 6 तरह के अधिकार दिए, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू एजुकेशन। ओके, अब क्या है, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करते हैं। गुड्स वो सारी चीजें होंगी जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और कंज्यूमर को बेचे जाते हैं, या तो डायरेक्ट होलसेलर्स के जरिए या इनडायरेक्ट रिटेलर्स के जरिए। और सर्विसेज जो यहाँ पे है मेंशन, वो आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स, हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोविजन में क्या बता रहा है, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर नॉट ओनली कंपेंसेटरी इन नेचर बट ऑल्सो प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव इन कैरेक्टर। इसका मतलब हुआ, इस एक्ट में जो भी रूल्स बताए गए, उस रूल्स के अकॉर्डिंग लोगों को यानी कंपनी को ना सिर्फ कंपेंसेशन पे करने पड़ सकते हैं, बल्कि इसके थ्रू प्रिवेंट भी किया जा सकता है किसी कंपनी को प्रोडक्ट बनाने से पहले, या फिर किसी कंपनी को प्यूनिटिव यानी सजा भी दिया जा सकता है। यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी कंपनी को किसी प्रोडक्ट किसी कस्टमर के साथ अनफेयर डील करने के लिए या एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए सिर्फ कंपेंसेशन ही देना नहीं पड़ सकता है, बल्कि उसे रोकने के लिए कंपनी को रोका भी जा सकता है और कंपनी को सजा भी दिया जा सकता है। और उसके बाद देखेंगे अब क्या है, ये सॉल्व कैसे करेगा प्रॉब्लम, कंज्यूमर को अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो ये सॉल्व कैसे करेगा। तो कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, मशीनरी यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, जो 3 टायर है, 3 डिफरेंट लेवल पे बनाए गए हैं। एक है तुम्हारे नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे, एक है तुम्हारे स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे, एक है डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कैसे कंप्लेन होगा, ए रिटन कंप्लेन कैन बी फाइल्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट अगर तुम्हारे सामने आता है तो क्या करना होगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाना होगा। और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कब जा सकते हैं, जब मेरे प्रोडक्ट का वैल्यू 20 लाख रुपीस के अंदर है। ठीक है, 20 लाख रुपीस के अंडर या बिलो 20 लाख रुपीस के अंडर कोई भी तुम्हारा प्रोडक्ट है और उसमें अगर डिफेक्ट देखे जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाना पड़ेगा। सिमिलरली स्टेट कमीशन हम लोग कब जाएंगे, जब 1 करोड़ रुपीस के अंडर किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू होगा तो। ओके, नेशनल कमीशन कब जाएंगे, जब हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू 1 करोड़ रुपीस के अबव होगा। जब हमारे कंज्यूमर रिलेटेड मैटर्स का वैल्यू 1 करोड़ रुपीस के अबव होगा तो उसके लिए हम लोग नेशनल कमीशन जाएंगे। कब जाएंगे नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, जब हमारे प्रोडक्ट में जब डिफेक्ट देखे जाएंगे। डिफेक्ट यानी कि खराबी देखी जाएगी किसी भी गुड्स यानी कि सामान में या किसी भी सर्विस में अगर कमी की जाएगी, तब ऐसे मामले में हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, उसके बाद स्टेट कमीशन में जाएंगे, उसके बाद नेशनल कमीशन पे जाएंगे। किस कमीशन में कब जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज। तुम्हारी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या वैल्यू एंड क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा कि कहाँ पहले जाना होगा। नेक्स्ट है, इन द कंप्लेंट अपील पिटिशन सबमिटेड अंडर द एक्ट। अगर मान लेते हैं हम कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन या अपील या पिटिशन देते हैं, ए कंज्यूमर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कोर्ट फीस। ये बात याद रखेंगे, जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का कंप्लेन करते हैं तो हमें किसी भी तरह का कोर्ट फी पे नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक नॉमिनल फी पे करना पड़ता है, मतलब एक मामूली सा पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स। देखो ये तीनों जो कमीशन है, ये कमीशन में क्या होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू केस फाइल होते हैं और ये लोग केस को सॉल्व करते हैं। ये तो ठीक है,
एक कंज्यूमर काउंसिल बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विच आर एडवाइजरी बॉडीज। ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करते हैं कि किस तरह से और हम कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस समराइज। इस प्रोविजंस में बताया गया है कि इस एक्ट या लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिर्फ कंपनी को कंपेंसेशन ही नहीं देने पड़ सकते हैं, बल्कि कंपनी को रोका भी जा सकता है, उन्हें सजा भी दिया जा सकता है। कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। एक है नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हम लोग कब जा सकते हैं? जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 20 लाख रुपीस के अंडर होगा। स्टेट कमीशन कब जा सकते हैं? जब हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू 1 करोड़ रुपीस के अबव होगा। नेशनल कमीशन कब जा सकते हैं? जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू 1 करोड़ रुपीस के अबव होगा। ओके, अगर किसी भी तरह का कंप्लेन किया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो एक कंज्यूमर को किसी भी तरह का फीस पे नहीं करना पड़ता है, बस एक नॉमिनल फी देना पड़ता है, दैट इज इनफ। और इन सब के अलावा इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंज्यूमर काउंसिल भी बनाए गए हैं, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनका काम क्या होता है? गवर्नमेंट को एडवाइस देना कि वो और फर्दर कैसे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये तो 1986 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ। ओके, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 के बारे में। ओके, 1986 का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 2019 में देखते हैं क्या इसमें न्यू ऐड किया गया है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया और रिप्लेस किया गया 1986 वाले एक्ट को। दैट मीन्स 1986 वाले एक्ट को हटा दिया गया और उसमें अमेंडमेंट करके 2019 वाले एक्ट को लाया गया। ओके, 2019 में अमेंड किया गया और फाइनली इसे एनफोर्स किया जाता है 2020 में। ओके, ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? मिस्टर रामविलास पासवान। ओके, द एम ऑफ द 2019 एक्ट इज टू इनहेंस। अब क्या था, 1986 में तो ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किए गए थे, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था। अब उस प्रोटेक्शन को और भी ज्यादा इनहेंस करना था, यानी और भी ज्यादा बढ़ाना था। वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए 2019 में नए तरीके से पास किया गया ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और टाइम टू टाइम कंज्यूमर के जो भी ग्रीवेंसेस है, यानी कि कंज्यूमर के जो जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर किया जा सके, उन कंप्लेंट्स को टाइम से सेटलमेंट किया जा सके। इस न्यू एक्ट में क्या है? ऑफेंसेस, यानी इस न्यू एक्ट में कुछ न्यू ऑफेंसेस को भी ऐड किया गया है। जैसे अब जो है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फॉल्स इंफॉर्मेशन देना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग एक ऑफेंस है जो पनिशेबल है, जिसके लिए पनिश किया जाएगा। जैसे अगर कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है क्वालिटी या क्वांटिटी को लेकर, ठीक है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज के क्वालिटी या क्वांटिटी को लेकर कोई अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है और कोई एडवर्टाइजमेंट अगर मिसलीड करते हैं, अगर कोई गलत तरीके से एडवर्टाइज करते हैं, तो ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए सजा दिया जाएगा। इसमें क्या है, 2019 वाले में कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है कि कंज्यूमर किसे कहेंगे। 1986 वाले में आप लोगों को ध्यान होगा, उसमें गुड्स और सर्विसेज को डिफाइन किया गया है कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स उन्हीं चीजों को बोला जाता है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, और सर्विस कई कई तरह के होते हैं। ओके, तो 2019 वाले में कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या बता रहा है, एज पर द एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर ऐसे पर्सन को बोलेंगे, ऐसे लोगों को बोलते हैं जो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीदते हैं और या फिर किसी सर्विस को अपने लिए अवेलेबल करवाते हैं, तो वो लोग ही कंज्यूमर कहलाएंगे। ओके, इट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन, कंज्यूमर वो लोग नहीं कहला सकते जो किसी सामान को खरीद रहे हैं रीसेल, दोबारा से बेचने के लिए। सामान को खरीदने और बेचने के प्रोसीजर में एक मैन्युफैक्चरर आते हैं, होलसेलर आते हैं, रिटेलर आते हैं, देन कंज्यूमर आते हैं। तो जो रिटेलर्स और होलसेलर होते हैं ना, वो कंज्यूमर के कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो अगर उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कैटेगरी में आएंगे ही नहीं। तो इसलिए 2019 में इस बात को क्लियर किया गया है कि कंज्यूमर सिर्फ वही लोग कहलाएंगे जो डायरेक्ट सामान को खरीदते हैं या किसी भी
पर्पस से अपने लिए सर्विस लेते हैं, वो लोग कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे जो किसी भी सामान को दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हैं या किसी भी सर्विस को कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हैं, यानी बिजनेस करने के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लेते हैं अपने कारखाने को चलाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो वो कंज्यूमर के कैटेगरी में नहीं आएंगे। ओके, लेकिन वही क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी चीज का सर्विस ले रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो वो लोग कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है इट कवर्स ट्रांजैक्शन, न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अब जो लेन देन है वो तमाम तरीके से हो सकता है, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, और हम लोग अभी यूपीआई पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, और उसके अलावा टेली शॉपिंग होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग होते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऑनलाइन तरीके से बेचने का सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग भी होता है, मैन्युफैक्चरर लोग डायरेक्ट भी किसी को कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये सब सिस्टम न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है। तो एज अ होल यहाँ देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है वो 2020 में पास किया जाता है, जो 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस करता है। इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिया, जो कि लेट मिस्टर रामविलास पासवान थे। ये एक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए और कंज्यूमर के कंप्लेंट्स को टाइम टू टाइम सेटलमेंट किया जाए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी को लेकर, या एडवर्टाइजमेंट गलत किया जा रहा है, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। फिर कंज्यूमर को डिफाइन किया गया कि कंज्यूमर वही इंसान कहलाएंगे जो सामान को खरीदते हैं या अपने लिए सर्विस लेते हैं, वो इंसान वो कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे जो किसी भी गुड्स को दोबारा बेचने के लिए क्या करते हैं, खरीदते हैं, या कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई सर्विस ले रहे हैं जिससे वो अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो वो लोग कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। अब पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, द न्यू एक्ट मेड प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन लाया गया है जो सीसीपीए है, दैट मीन्स सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये किसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया है। इसमें कौन लोग होंगे, एक चीफ कमिश्नर होंगे, कुछ दूसरे कमिश्नर होंगे, और इनको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। सीसीपीए किस लिए बनाया गया, उनके पास क्या होगा, पावर होगा, वो लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट छानबीन कर सकते हैं, कौन कौन से मैटर्स में, वायोलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर को 6 टाइप ऑफ राइट्स दिए गए हैं, अगर उनको कोई वायोलेट करता है तो सीसीपीए उन मामलों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। या अनफेयर कोई ट्रेड करते हैं, गलत तरीके से बिजनेस अगर कोई करता है, तो ऐसे मामले में भी सीसीपीए छानबीन कर सकते हैं। स्यूमोटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद से, ओन इनिशिएटिव, खुद के बिना पर वो कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या फिर कोई कंप्लेन करता है, कंप्लेन रिसीव करने के बाद छानबीन कर सकते हैं। उसके बाद और ऑन ए डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि ये कंज्यूमर राइट को वायोलेट किया गया है, उस पर छानबीन किया जाए, तब ऐसे मामले में सीसीपीए अपना काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इट विल हैव द राइट टू इम्पोज ए पेनाल्टी ऑन द वायोलेटर्स। सीसीपीए के पास इतना अधिकार होगा कि जिन लोगों ने राइट को वायोलेट किया है उसको वो पनिश कर पाए। पासिंग ऑर्डर्स टू रिकॉल गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज, वो लोग क्या करेंगे, ऑर्डर दे सकते हैं कि वो गुड्स को दोबारा से वापस किया जाए, सर्विस को वापस से ले लिया जाए, कोई अनफेयर तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसको डिसकंटिन्यू, रोक दिया जाए, रीइंबर्समेंट ऑफ द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स जो भी प्राइस पे कर चुके हैं उनको रिटर्न करने के लिए बोल सकते हैं। सीसीपीए विल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग, सीसीपीए इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग से उनका एक पार्ट होगा, वो क्या करेंगे, इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट सच वायोलेशंस, इस तरह के वायोलेशंस की छानबीन करेंगे। सीसीपीए के इन्वेस्टिगेटिंग विंग जो होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टर जनरल के थ्रू हेड किए जाएंगे, मतलब सीसीपीए के इन्वेस्टिगेटिंग विंग के हेड डायरेक्टर जनरल होंगे। अंडर द न्यू एक्ट, इस न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कंज्यूमर्स के राइट्स है वो सेम ही है जो 1986 वाले में बताया गया है, सिर्फ एक राइट को चेंज किया गया है, ये जो राइट टू एजुकेशन है इसको रिप्लेस करके राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस बना दिया गया है। ओके, अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक होगा, उसके पास यानी कि वही सीसीपीए, इसके पास पावर होगा कि वो फाइन लगा सकते हैं, किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर, अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, छानबीन करने के बाद अगर वो गिल्टी प्रूफ होता है तो उस पर फाइन लगा सकते हैं सीसीपीए वाले, या फिर 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट डाल सकते हैं, 2 साल का जेल का सजा डाल सकते हैं अगर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो अगर यही ऑफेंस सजा काटने के बाद भी रिपीट किया जा रहा है, दोबारा से वही ऑफेंस को रिपीट किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, 50 लाख का फाइन पे करना होगा, और इम्प्रिजनमेंट जो पहले 2 इयर्स होता था अब वो 5 इयर्स का हो जाएगा।
नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्ट क्या बोल रहा है, द एक्ट हैज द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल कमीशन। एक सीसीपीए बनाए जाएंगे और एक सीडीआरसी बनाया जाएगा। ये कौन कौन से लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल लेवल ये देख सकते हैं, नेशनल लेवल पे कब जा सकते हैं, जब मेरे मैटर का वैल्यू, मेरे केस का वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा होगा। स्टेट लेवल पे तब जा सकते हैं जब कंप्लेंट में 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू होगा, और 10 करोड़ से कम या 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का केस है कंज्यूमर कंप्लेंट से, तो वो स्टेट लेवल पे जाएंगे। नेशनल लेवल पे अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर अप टू 1 करोड़ है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। दैट इज द इजीएस्ट वन। इट मेक्स ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर रेस्पॉन्सिबल टू कंपेंसेट। अगर ये सारे इन्वेस्टिगेट करने के बाद देखता है कि मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर गिल्टी है, तो उनपे ये जिम्मेदारी लगा सकता है कि तुम कंज्यूमर को क्या करो, कंपेंसेट, जुर्माना दो, कंपेंसेशन दो। अगर किसी भी तरह का हार्म पहुंचाया गया हो या इंजरी हुई हो, डिफेक्टिव गुड, खराब सामान या सर्विस में कमी होने के कारण, टू क्लेम कंपेंसेशन। और कंज्यूमर को अगर कंपेंसेशन क्लेम करना है, लेना है, तो कंज्यूमर को भी क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी या मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर कंपेंसेशन नहीं देंगे। प्रूव करना होगा कि क्या क्या डिफेक्ट हुई है या क्या क्या डिफिशियंसी हुई है, यानी कि कमी हुई है उनके गुड्स और सर्विसेज में, तब जाकर ये फाइनल कंपेंसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप कि कंज्यूमर एक्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो चुके होंगे, समझ आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट मी to make video on any topic, then please drop in the comment section. Don't forget to like the video